नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान पर। ठीक है, इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, वो भी जीएस ज्ञान के नाम से ही है। सर्वोदय इंस्टीट्यूट के जितने भी विद्यार्थी हैं, अब बार बार वो बात नहीं बोलना चाहते, फिर भी सभी लोग जानते हो तो कम से कम ये ध्यान रखो, जीएस ज्ञान से जुड़ जाइए। उस पर लिंक पड़ा हुआ है, सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर ही लिंक है जीएस ज्ञान का, उस पर आप लोग आ जाइए और पढ़िए आराम से। ये करंट अफेयर का जो सिस्टम है, ये मैंने डेली बजाय अब वीकली कर दिया है। ठीक है, वीकली मतलब जैसे एक सप्ताह की न्यूज आपको अगले अगले डे मिल जाएगी, या फिर सेकंड डे मिल जाएगी। इसमें ज्यादा न्यूज नहीं होती है, मुश्किल को आप मान के चलिए एवरेज 20 से 30 न्यूज का कॉम्बिनेशन होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अदरवाइज जितना भी फिजूल का एक्स्ट्रा वेस्टेज है इधर उधर का, वो सब मैं बाहर कर देता हूं। कभी कुछ चीजें डीप में भी आ सकती हैं, उनको अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ लेना, क्योंकि इसमें हमने रखा है 0 टू टॉप लेवल। छोटे लेवल का विद्यार्थी, कोई रेलवे का है, एसएससी का है, बैंक का है, यानी एनी अदर कंपटीशन, सबके लिए बेहतर है ये करंट अफेयर। एक बार जरूर फास्ट स्पीड में सरसरी निगाह जरूर डाल जाइए। हम कोशिश करेंगे आधा घंटे को ऊपर ना जाए, उससे पहले क्लास ये खत्म हो जाए। राइट, तो बात करते हैं थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। हमारे यूट्यूब पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको करंट अफेयर सब मिलेगा। आप सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर भी जाके पढ़ सकते हैं, तो वहां 1 जनवरी 2025 से सारा करंट अफेयर मिलेगा आपको, जुलाई अगस्त तक का। और हमें लगता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का जीएस ज्ञान पे पड़ा हुआ है। कुछ करंट अफेयर मंथली पड़ा हुआ है। मंथली मतलब एक एक घंटे की वीडियो हो सकते हैं, कम मिनट के भी हो सकते हैं। मैं घंटे नहीं गिनता, मैं पढ़ाने से मेरा मतलब है, कंटेंट से मतलब है। तो अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट टाइम जुड़ता है, जरूर चैनल पे आइए, देखिए, आपको पढ़ाने का सिस्टम बड़ा डिफरेंट मिलेगा। अब हमने अपना नया चैनल बनाया है, तो जाहिर सी बात है, नए नए पर भीड़ उतनी जल्दी नहीं जुटती है। लेकिन अगर आप पढ़ने लगेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा चीजें बंदा कैसे समझाता बताता ना। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये जो न्यूज है, ये 15 से लेकर के 22-23 दिसंबर के मध्य, यानी एक हफ्ते की न्यूज होती है। पहला पॉइंट है उत्तराखंड सरकार। इसके मुखिया है पुष्कर सिंह धामी। मतलब कहने का, उत्तराखंड जो सरकार है या उत्तराखंड है, उसके जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी है। इन्होंने सभी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के पाठ को अनिवार्य कर दिया है। बात समझ में आई नहीं आई? ये एक उत्तराखंड की पहल है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बन सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस प्रकार का प्रोसेस अपनाया, तो वो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने केनरा बैंक के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर पद के लिए ब्रजेश कुमार सिंह के नाम की सिफारिश की है। ये बन चुके हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन होता है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो का। केनरा बैंक एक सरकारी बैंक है। अगर हम गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो गवर्नमेंट बैंक की संख्या अभी प्रेजेंट टाइम में 12 है, जिसको सरकार भविष्य में 5 करने पर विचार कर रही है। भविष्य में सरकारी बैंक की जो संख्या होगी 5 ही बचेगी। ये छोटे मोटे बैंक और भी मर्ज कर दिए जाएंगे, इनका काम खत्म हो जाएगा। तो केनरा बैंक एक सरकारी बैंक है। ऐसे देखा होगा कुछ हमारे यहाँ प्राइवेट बैंक भी होते हैं, निजी बैंक। अभी हाल ही में एक निजी बैंक बना है, ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्राइवेट बैंक या यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस दिया गया है। ये बात आप याद रखना। ठीक है, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक था जो भी कन्वर्ट हुआ है यूनिवर्सल बैंकिंग में, या यू कैन से डेट द कॉमर्शियल बैंक ना, प्राइवेट बैंक बनेगा। अब सरकारी बैंक तो गवर्नमेंट का बनाने का कोई प्लान है नहीं, जो है सरकार उन्हीं को निपटा रही है। तो भविष्य में आप प्राइवेट बैंक ज्यादा देखेंगे, विदेशी बैंक ज्यादा देखेंगे। सरकारी बैंक की संख्या कम होगी, ब्रांचेस खूब मिलेंगे आपको। ये मत समझिए ब्रांच नहीं कम होगी, ब्रांच बढ़ेगी, लेकिन नाम जो है उनके वो कम कर दिए जाएंगे। ये बात आपको थोड़ी समझ लेनी चाहिए हर हाल में। ठीक है, इसके बाद पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, ऐसे हमने बना रखा है हाईलाइटेड करके, येलो लाइन ना। इजराइल और गाजा के मध्य ये नई बॉर्डर लाइन बनी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैकक्लिफ, सॉरी रेड क्लिफ पढ़ा होगा आपने। रेड क्लिफ पढ़ा है तो इंडिया और पाकिस्तान, डूरंड तो इंडिया, पाकिस्तान और जो है तो अफगानिस्तान। इस तरीके से आपने सुना होगा जो है मैकमोहन रेखा ना, इंडिया और चाइना। ये 3 लाइनें बहुत आती है। एक नई लाइन चर्चा में है, इसको पढ़ लीजिएगा। देखा होगा बड़ा संघर्ष होता है फलस्तीन, गाजा और इजराइल के मध्य में ना। इसके बाद क्या है, गाजा की स्थिति वैसे ही है जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जम्मू कश्मीर की स्थिति है, बीच में फंसा हुआ है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
इसरो 24 दिसंबर को अपनी भारी भरकम रॉकेट LVM-3 के जरिए अगली पीढ़ी का संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। LVM-3 M6 मिशन के तहत ये प्रक्षेपण सुबह 8:14, इससे मतलब नहीं, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। तो ये सब पूछ सकते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश ना। ये उपग्रह अमेरिकी कंपनी, ठीक है, AST स्पेसो मोबाइल द्वारा विकसित किया गया है और इसे दुनिया में सबसे दूर दराज के इलाकों तक सीधे मोबाइल फोन पर इंटरनेट नेटवर्क पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये लो अर्थ ऑर्बिट में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला सबसे भारी पेलोड होगा। अत्याधुनिक लो अर्थ ऑर्बिट संचार उपग्रह है जिसका वजन करीब 6.1 टन है। ठीक है, पढ़ लीजिए, कभी कभी LVM का फुल फॉर्म वगैरह आ सकता है। मैंने इससे पहले बैच में पढ़ा रखा है इसके बारे में, वही मैं नहीं बोल रहा हूँ फुल फॉर्म वगैरह। ये भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबको पता है विकसित भारत जी राम जी क्या है, तो ये हमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। हमने इसको पॉइंट को बहुत डीप में कर दिया है। अगर आपको एक दो पेज लिखने को भी आ जाए, जैसे मान लो जो बच्चे PCS मेंस दे रहे हैं, उनका देखा होगा मेंस में 2 क्वेश्चन उसमें यूपी वालों में आता है, 2 पेपर यूपी के होते हैं। अब सब्जेक्टिव तो हट गया है, तो उसको अच्छे से आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो ना। तो लिखा है राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। 125 दिन की रोजगार गारंटी वाले विकसित भारत, ये देखिए लिखा है विकसित भारत, यानी विकसित भारत VB, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है, जी राम जी, ठीक है, जी राम जी, ठीक है, ग्रामीण ना, जी राम जी, ठीक है, रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है, रोजगार एंड आजीविका मिशन VBG राम जी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये विधेयक अब VBG राम जी कानून बन गया और इसने किसका प्लेस लिया है? मनरेगा का। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मनरेगा जिसे 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया, 2006 में इसे लागू किया गया, 2009 में इसका नाम नरेगा से बदल के मनरेगा कर दिया गया। अब बाकायदा संसद के द्वारा फिर से इसका एक प्रकार से पुनरुद्धार कर दिया गया है। ये नया एक कानून बन गया है रोजगार के लिए, और ये सबसे बड़ा आजीविका मिशन होगा रोजगार देने मामले में। कौन? VBG राम जी। ध्यान रखना बच्चा, फुल फॉर्म आएगा। मनरेगा में 100 दिन काम मिलता था, 100 दिन काम की गारंटी थी। यहां पर 125 दिन काम की गारंटी मिल गई है और कई कारणों से मनरेगा को हटाया गया है। वो सारे रीजन हम अभी इसी पॉइंट में आराम से डिस्कस करेंगे आप सबके साथ। अब पहला क्वेश्चन आएगा कि ये जो स्कीम है VBG राम जी, या पहले मनरेगा था, ये किस मंत्रालय संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। हर एक एक पॉइंट को निकाल लीजिए, अपने अनुसार पढ़ लीजिए। बयान में यह भी कहा गया है कि ये कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की जगह लेगा और भारत की ग्रामीण रोजगार व विकास व्यवस्था में एक निर्णायक सुधार है। सरकार के अनुसार नया कानून विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करता है। एक क्वेश्चन और बनेगा कि भारत ने या भारत सरकार ने इंडिया को विकसित बनाने का लक्ष्य कब रखा है? 2047। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की मजदूरी वाला रोजगार देने का प्राविधान है। ये सब बहुत अच्छी सी बातें हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा ना। तो 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है। अब इसमें लिखा है कि शहरों की ओर पलायन पर रोक लगेगी, आय साधन मजबूत होंगे। कानून में खेती की बुआई और कटाई के मौसम को ध्यान में रखते हुए राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिन का नो वर्क पीरियड अदूसरी, मतलब 60 दिन आपको काम वो नहीं भी दे सकते हैं। 125 डेज तो देंगे, साल में 365 दिन होते, लेकिन 60 दिन वो आपको न्यूट्रल भी रख सकते हैं, जिससे कृषि कार्य वाले में कोई असर ना आए ना। समय पर मजदूरी का भुगतान होगा। मनरेगा में धांधली बहुत हो रही थी, सभी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। कानून में मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या किसी भी स्थिति में कार्य समाप्ति के 15 दिनों भीतर किए जाने को अनिवार्य किया गया है। इस पॉइंट को विशेष तौर पे सभी लोगों को गौर करना है। देखिए, पूरे वीडियो को प्रॉपर देखा करो बच्चा, ये आपकी उछल कूद की कहानी आपको बिल्कुल बना चुकी है मेढक। एक बात मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा आप सबको अजीब लगेगा, ये आपके उछल कूद की वजह से ही तो आपकी उम्र 20 से 25, 25 से 30 चली गई ना, 30 से 35 में भी चले गए, शादी ब्याह भी हो गया। एक भगवान की कृपा से भाई शादी ब्याह हो गया तो बच्चे भी हो गए, या भगवान कृपा ना कहिए, आप अपनी कृपा समझिए, तो बच्चे भी हो गए।
अब सब कुछ हो गया, लेकिन एक काम वही वही बाकी पड़ा है, फिर से नरेगा, फिर से मनरेगा, फिर रोजगार, फिर रोजगार। तो आप उस झंझट से तो मुक्ति नहीं पाए जिसका संघर्ष आप अपने 3 वर्ष से करना स्टार्ट किए थे। वही नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसका अंत नहीं कर पाए ना, बाकी सबका अंत कर दिए। तो ये भैया नौबत सबके साथ खड़ी हो जाती है। जितना संभव हो सके इससे बचने का प्रयास करो, सीरियस होके ढंग से लगिए, आपका सिलेक्शन डिफिनिट होगा। आज नहीं तो कल तो श्योर होगा सर। जो मेहनत करते हैं वो सिलेक्शन ले लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं, इनको इग्नोर मत करिएगा। देरी पर मुआवजा देना होगा। मुख्यतः 4 क्षेत्रों, जल सुरक्षा से जुड़े कार्य, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधित अवसंरचना, प्रतिकूल मौसम घटनाओं के प्रभाव को कम करने वाले कार्य कराए जाएंगे। ये 4 प्रकार के ही कार्य करेंगे वो लोग। सारे काम गांव के स्तर पर तय होंगे और ग्राम सभा से मंजूरी लेनी होगी। बिना ग्राम सभा के मंजूरी के आप कोई कार्य को अप्रूवल नहीं करवा सकते ना। इसमें रोजगार को, जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, ये चार बातें नहीं भूलेंगे कि इसमें किस लेवल, किन पॉइंटों पर काम बेस होगा। जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़े ढांचे और चरम मौसम से निपटने वाले कार्य को जोड़ा गया है। चलिए, अब वो पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। दुनिया के महानतम फुटबॉलरों में से शुमार लियोनेल मेसी गोट इंडिया टूर 2025 के तहत 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उन्होंने कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली का दौरा किया है। छोड़ दीजिए, कोलकाता में उन्होंने अपनी 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ये इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में भारत कौन सा फुटबॉलर आया, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। इनकी वही स्थिति है अर्जेंटीना में जो भारत में सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली की स्थिति है। ठीक है, 3 बार फीफा जीता है, 2 बार तो इनकी भूमिका उसमें है। उन्होंने शाहरुख खान से भी मुलाकात की। खैर छोड़िए किससे, हैदराबाद में मेसी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, ठीक है, साथ करीब 5 मिनट तक, इससे मतलब नहीं, सब छोड़ दीजिए, सीधे पकड़िए कि महानतम फुटबॉलर का नाम क्या है, ठीक है, किस देश के हैं, और इनकी एक कोलकाता में एक स्टैच्यू बना है 70 फीट, बना के छोड़ दीजिए, इनको कोई मतलब नहीं पढ़ने का। चलिए इस पॉइंट को देखिए। कैमरून ग्रीन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, इनका परिचय मिल गया। कैमरून ग्रीन, सभी लोग जितने सारे विद्यार्थी क्रिकेट से इंटरेस्ट रखते हैं वो जरूर इस बात को समझते होंगे। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। बात समझ में आई। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुई मिनी नीलामी में ग्रीन को 25.20 करोड़ 25 करोड़ रुपए में खरीदा है। क्या बात है, बंदा बढ़िया बिक गया। ग्रीन ने हम वतन मिशेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए को पीछे छोड़ते हुए आईपीएल नीलामी में रिकॉर्ड बनाया था। अनकैप्ड अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों में यूपी के स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीर और राजस्थान की विकेट कीपर कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग ने एक समान 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो भारतीय बिका 14 करोड़ में, विदेशी बिका 25 करोड़ में। क्या बात है भाई, दोनों बिक गए। चलिए, अब अनकैप्ड मतलब जो अंतरराष्ट्रीय मैच ना खेलते हो, ठीक। चलिए, इसको मिली भाई एक भारत की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, और विश्व की सबसे बड़ा पॉलिटिकल विंग। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 15 दिसंबर को पार्टी मुख्यालय में औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया है। भाजपा के इतिहास में यह दूसरा अवसर है जब पार्टी ने औपचारिक रूप से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की है। इससे पहले अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, जो बाद में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। नितिन नवीन भाजपा के अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बात क्लियर हो गई होगी। अब इस पॉइंट को देखेंगे हम लोग, अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट क्या है कि विकसित भारत जी राम जी बिल दोनों सदनों से पास। मनरेगा में कई समस्याएं थी जिसकी वजह से बदलाव की जरूरत पड़ गई। ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक से, कोई ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है और इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे ना। देखो, अच्छा, मनरेगा में 2 बातें और भी आई हैं, ये भी हम लोग देख लेंगे। मनरेगा में परसेंटेज को लेके देख लेंगे। देखिए, ये अब तो खैर वीबी हो गया, विकसित भारत ना, जी राम जी, तो यही कहने का आदत डाल लीजिए आप लोग। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन के जो स्टेट हैं उनमें रेशियो क्या रहेगा, 90 और 10। 90 किसका, केंद्र सरकार का, 10 किसका, राज्य सरकार का। बात क्लियर है।
अन्य राज्यों के लिए 60 केंद्र का, 40 राज्य का, और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय सहायता प्रावधान है। इस बात को सभी लोग नोट कर लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आएगा। अगर नहीं ध्यान दिया तो ये आपका खत्म भी हो जाएगा, इसको भी ध्यान देना ना। चलिए, ये बात हो गई 90 10 60 40 100 बिना विधानसभा वाले यूटीज में। अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कर, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। खेती बाड़ी में एकदम 60 दिन का गैप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए ये पढ़िए आप, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा सा। क्या लिखा है? जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे ऊंचा रिवॉल्विंग रेस्तरां, घूमने वाला रेस्टोरेंट शुरू हो गया है। समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अफरवत चोटी पर बना है। ये रेस्तरां इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है, बिल्कुल नमूना होगा, 14,000 फीट ऊंचाई बना रखा है, खाने पीने की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन क्या है? आईआईएम लखनऊ, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ में परिसर में शुरू हुआ है देश का पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस। जेनजी मतलब जनरेशन, ठीक है, जनरेशन जो हैं, जिनकी उम्र कम एज वाले हैं, उनके लिए पूरा जो है, उन लोगों ने पूरा कैफेटेरिया वगैरह है, लाइब्रेरी वगैरह है, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाया है पोस्ट ऑफिस। ये एक ट्रायल बेसिस पे है, भविष्य में आगे और करेंगे। देश का पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस, ये कहां पर है? लखनऊ आईएम। और ये क्वेश्चन तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं सर, याद रखिएगा, आएगा जरूर, कोई भी इसको ताकत रोक नहीं पाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉक कर दीजिए सर हर हाल में। जैसे ये पॉइंट इतना हाईलाइटेड है, मुझे लिखना पड़ रहा है कि इसको लॉक करिए। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन, नाम थोड़ा पेचीदा है, और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा आगामी 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। जनवरी में हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस, उसके अलावा जो है इंडियन साइंस कांग्रेस की बैठक, इसके अलावा ये 20 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जाम में आते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समेत कई प्रसिद्ध प्रतिमाएं बनाने वाले मूर्तिकार राम सुतार का निधन हो गया है। ध्यान रखेंगे, मूर्तिकार हैं, इनका जो संबंध है मूर्ति कला से। 100 वर्ष 10 महीने के थे, अब सोचो 100 वर्ष जिए हैं, कितनी ज्यादा फिट फाट रहे होंगे, वरना 60-70 में सब सर पूरी बॉडी आपकी बोल जाएगी। 40 के बाद तो खत्म, टाटा फिश। तो जितना ज्यादा आप बढ़िया योग एक्सरसाइज करेंगे उतने फिट रहेंगे। राम सुतार का जन्म 19 फरवरी, अरे इसको खैर छोड़ दो, महाराष्ट्र से हैं ये, और इनको कोई अवार्ड मिला था, कहाँ गया इनका, ठीक है। इनको सरकार ने पद्म जो है विभूषण अवार्ड भी दिया था ना, राम सुतार, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कुछ अयोध्या मामले में कई जगह उन्होंने सपोर्ट किया भारत में। आइए प्राइम मिनिस्टर साहब के अवार्ड को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ओमान से सम्मानित किया है, और ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर 29 नंबर का अवार्ड है। 29 राष्ट्र इनको इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, ये 29 नंबर का है ओमान से। इसके बाद है सबका बीमा सबकी रक्षा संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई विदेशी निवेश का रास्ता साफ हो गया है। अब इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की अधिकतम सीमा 74% थी, जो अब हो जाएगी 100%। सरकार ने 2047 तक देश के हर व्यक्ति को इंश्योरेंस के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है। कोई व्यक्ति बचना नहीं चाहिए तो उसका इंश्योरेंस ना हो जाए। नरेंद्र मोदी को इथोपिया, जिसकी कैपिटल अदीस अबाबा है, प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ द इथोपिया सम्मानित किया। देखो ध्यान रखेंगे, इथोपिया की प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ओमान के, जॉर्डन के, जहां जहां वो गए थे, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना है आपको। प्रधानमंत्री मोदी इस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक नेता हैं, यानी इसने आज तक किसी ग्लोबल लीडर को ये अवार्ड ही नहीं दिया, इथोपिया ने। इथोपिया के इस अवार्ड के साथ ही पीएम मोदी को अब तक दुनिया के अलग देशों से करीब 28 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके, 29वां ओमान वाला है। ये सब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अमेठी निवासी 20 वर्षीय स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीर, ये सबसे महंगे बिके हैं। चेन्नई सुपर किंग ने इनको खरीदा है 14 करोड़ रुपए में, क्या बात है भाई। अटल श्रमिक किसान कैंटीन योजना,
अटल श्रमिक किसान कैंटीन योजना पूछी जाएगी एग्जाम में कि ये किस राज्य ने इसकी शुरुआत की है। तो जाहिर सी बात है, अटल जी हैं, भाजपा के हैं, तो जहां जहां सरकारें भाजपा की होंगी वहीं जाएंगे आप लोग। अगर कांग्रेस के ऑप्शन में तो वैसे ही काट देना, वो क्यों रखेंगे अटल जी। शुभारंभ हरियाणा में किया गया, 124 भोजन कैंटीन खोले जाएंगे जिसमें 10 रुपए में प्रतिदिन भोजन मिलेगा। हरियाणा के सीएम का नाम नायब सिंह सैनी है, नायब सिंह सैनी। एलन मस्क लगभग 50 लाख करोड़ रुपए, 600 अरब डॉलर की संपत्ति में दुनिया के सब पहले व्यक्ति बने, तो 700 डॉलर बन गए ना। उनकी संपत्ति में भारी उछाल मुख्य रूप से उनकी रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स के बढ़ते मूल्यांकन के कारण आया है। हाल ही में स्पेस एक्स पूछा जाता है, स्पेस एक्स का फाउंडर कौन है। मूल्य 800 डॉलर आंका गया, जो कुछ महीने पहले के 400 डॉलर के मूल्यांकन से दोगुना है। ये उपलब्धि मस्क को दुनिया का पहला खरबपति बनाने की ओर करीब ले जा रहा है। अगर ये बंदा 1000 अरब हो जाएगा तो ये खरबपति बन जाएगा। विश्व का पहला आदमी चल ही रहा है, आगे और बन के खरबपति बनेगा ये। हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ही है, बाकी अदर स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है। हांसी अब तक हिसार जिले का हिस्सा था। हांसी जिले के लिए बनाए गए मसौदा के अनुसार इसमें से 2 उपमंडल, 3 तहसील और 1 उप तहसील बनाई जाएगी। हांसी में 97 राजस्व गांव और 10 ग्राम पंचायतें भी शामिल होंगी, हिसार से शिफ्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार, ये मनरेगा वाला तो आपको पता ही है, 100 दिन की बजाय ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, न्यूज आता रहता है ना। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कोई हम नशे में नहीं लिख रहे हैं, मोस्ट ये है इंपॉर्टेंट श्रीमान जी, पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा। एक तो मामला हमारे पड़ोसी देश का है। नेपाल सरकार ने भारतीय उच्च मूल्य वर्ग के नोटों पर लगी रोक हटा दी है। इन्होंने 100 रुपए से ऊपर के उच्च मूल्य वर्ग के नोट सब इन्होंने रोक लगा रखी थी जब नए नोट जारी हुए थे। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रति व्यक्ति 25,000 भारतीय रुपए तक के 200 और 500 रुपए के नोट भारत नेपाल ले जाने की अनुमति देने की निर्णय लिया। मतलब कहने का यह है कि वहां 1 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक की नोट की तो छूट थी, चलते ही थे वहां नेपाल में, लेकिन 200 और 500 नहीं चलते थे। इस पर रोक लगाई थी किसने? नेपाल ने। अब ये रोक हट गई है, लेकिन एक शर्त और भी लगा दी है कि चाहे आप नेपाल से इंडिया आओ, चाहे इंडिया वाले नेपाल जाएं, आपके पास नगदी इससे ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए, 25,000 रुपए बस। समझ बात आ गई नहीं आ गई? नेपाल वीजा फ्री यात्रा है, कोई टेंशन है नहीं, पासपोर्ट का भी कोई झंझट नहीं है। चलो, तो अब ध्यान रखेंगे, देखो यही बात आगे देखो लिखी है। ये व्यवस्था 9 नवंबर 2016 के बाद जारी भारतीय नोटों पर लागू होगी। उन्होंने कहा नेपाली या भारतीय नागरिक प्रति व्यक्ति 25,000 रुपए तक भारत से नेपाल ला सकते हैं और नेपाल भारत ले जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में 2 दिवसीय दौरे पर जॉर्डन पहुंचे हैं, फिर इथोपिया, फिर ओमान। ठीक है, तो जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। ये देखो पढ़ लो, अम्मान, अम्मा समझते हो, अम्मान हो गया। पीएम ने किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन से मुलाकात की। क्या नाम है? दोनों नेताओं ने भारत जॉर्डन द्विपक्षीय संबंधों के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये 37 वर्षों बाद पहली जॉर्डन की द्विपक्षीय यात्रा है, काफी लंबा गैप है। अभी जीडीपी और आईआईपी के आंकड़ों का आधार वर्ष 2011-12 जिससे बदलकर 2022-23 किया जा रहा है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बड़े एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते बहुत हैं श्रीमान जी। जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का आधार वर्ष क्या है? 11-12। आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, इसका भी आधार वर्ष 11-12 है। दोनों आधार वर्ष क्या किए जाएंगे? 22 और 23। ध्यान रख लेंगे, आधार वर्ष क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ये सब एक अलग बातें हो गई। अभी आप थोड़ा सा आगे मैटर पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। और अदर साइड खुदरा महंगाई सूचकांक या सीपीआई, जिसका आधार वर्ष 2012 है, उसे बदलकर 2024 किया जा रहा है। तो सीपीआई का आधार वर्ष 12 से 24 कर रहे हैं। सीपीआई को काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि आरबीआई के रेपो रेट के बदलाव में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खुदरा महंगाई दर को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। सब ध्यान रखना ये सब ना। पिछले 10 वर्षों में खपत के पैटर्न से लेकर उत्पादन और सेवा सृजन के तरीकों में बड़े बदलाव को देखते हुए सरकार जीडीपी, आईआईपी और सीपीआई के आधार वर्ष में बदलाव कर रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में लोगों की खपत पैटर्न में बदलाव हुआ है। अनाज की खरीदारी कम हुई है तो प्रोसेस्ड फूड, फल और सब्जी खरीदारी बढ़ी है।
मोबाइल फोन जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। अब मोबाइल फोन भी शामिल होगा सीपीआई में। तो सीपीआई बास्केट में 299 उत्पाद शामिल है, जिसे बढ़ाकर 350 से अधिक किया जा सकता है। समझ में आता ही नहीं आई? चलो। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर एक यहूदी समुदाय के वार्षिक हनुक्का उत्सव थोड़ा सा चर्चा में था, जैसे हमारे यहाँ पहलगाम में हुआ था। हनुक्का उत्सव पर जश्न का माहौल चल रहा था, लेकिन अचानक रंगून गोलीबारी के बाद खुशी का पल मातम में और दहशत बदल गया। धन्य हो भैया आतंकवादियों में। वन और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान की सिलीसेड झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया है। ये जलाशय है। इस घोषणा के साथ भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 96 हो गई। ये संख्या 96 हो गई ना। इसका मतलब 94 रहे होंगे तो 92 बढ़ गए तो 96 हो गए। ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ती जा रहे हैं। जो एशिया में सबसे अधिक है। कोपरा जलाशय के बारे में, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। ये महानदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित एक जलाशय है भाई। अच्छी बात है, टहलिए कभी। तो छत्तीसगढ़ का पहला है, ये ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ का ये पहला रामसर स्थल है, ये भी पता होना चाहिए आपको। देश का 95वां है। सिलीसेड झील, सिलीसेड झील राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। ये राजस्थान का 5वां तथा देश का 96वां रामसर स्थल है। इससे पहले राजस्थान में 4 रामसर स्थल थे। अब ये सब पढ़ लेना आप। और एक बात और कहना चाहेंगे कि एशिया में सर्वाधिक रामस्थल भारत में है। सबसे ज्यादा अगर राज्य में देखें, तमिलनाडु के पास 20 हैं और यूपी में 10 हैं। लेकिन यूपी में काफी समय से कुछ बढ़ा नहीं है, 10 के 10 ही 10 है। तमिलनाडु ने ग्रोथ बहुत अच्छी खासी की है। ये रहा आपका 3rd वीक दिसंबर का करंट अफेयर। आप लोग पढ़िएगा, कमेंट करिएगा, श्रीमान जी लोग बताइएगा। पढ़ लिया करो, बच्चा स्टेटस लगाते हैं, पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा ना। पढ़ लिया करो, ठीक है। कमेंट करके बताना कैसा लगा ये, इसमें क्या और गुंजाइश हो सकती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी।